सौरभ शर्मा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हिंदी में ही बात करेंगे, पर संस्कृत का कार्यक्रम है तो आप अगर कहें तो मैं संस्कृत में बोलूं। संस्कृत तो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। अत्र उपस्थिताः विराजमानाः प्रधानाचार्याः श्री अर्चना श्रीवास्तवः, तस्याः प्रति अहं प्रणमामि, अहं नमामि। एतत् कार्यक्रमस्य कृते सा आयोजनं कृतवती। अस्य कृते अहं हृदयतः धन्यवादं करोमि। अस्माकम् उपप्रधानाचार्याः श्री रामतिका वासु, तस्याः प्रति अहं प्रणमामि, नमो नमः। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये एतस्य विभागाध्यक्षः श्री संजय चौहानः, तस्य प्रति अहं प्रणमामि, नमो नमः महोदय। अनन्तरं भवन्तः अध्यापिकाः भ्राताः भगिन्यश्च सर्वेषां नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत हर्ष का विषय है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना आदर दिया गया है और आप सबके बीच में मैं आया हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कभी मौका मिलता नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया हूँ और संस्कृत भाषा के वर्धन के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मुझको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। इसके लिए पूरे विद्यालय को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को देख करके मुझे अपना जो है बाल्यकाल जीवन याद आ गया है। अब बहुत सारी सभाओं में हम जाते रहते हैं, बहुत सारी सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती हैं, उसमें हम जाते रहते हैं, लेकिन स्कूल में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं ना, आप देखिए कुछ प्रश्न होंगे और संस्कृत में जो अगर आप कुछ, मैं पहले कुछ कहूँगा और फिर अगर आप कुछ बीच में भी चाहे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हम कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप सब, मुझे जैसा बताया गया है कि सब आप जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं सब संस्कृत सबके पास होगी, सबके पास है ना। तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि अब आपको 9th क्लास में कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास में, उसमें से एक संस्कृत भी है ना, ऐसा ही है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि हम किस जो है विषय को चूज करें। ये आपके सामने अभी एक चुनौती होगी, चुनौती नहीं है, इच्छा होगी। तो हम संस्कृत को क्यों लें? हमारे यहाँ कहा गया है, कविराज एक विश्वनाथ कवि हैं, उन्होंने कहा है प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना किसी रीजन के कोई जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख तो समझते हैं जिसके पास बुद्धि ना हो, वो भी किसी काम को नहीं करता है। पागल देखा है आपने? वो अगर सड़क पे कुछ ईंट भी मार रहा होगा किसी को तो कुछ तो सोचता होगा, है ना भाई, ये ऐसा होगा या वैसा होगा, तभी वो कुछ करता होगा। तो हमारे यहाँ कहा है प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना कारण के कोई किसी काम को करता ही नहीं है। कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, तभी वह कार्य हो पा रहा है। तो आप तो एक विषय चुनने जा रहे हैं तो उसके पीछे तो कोई कारण होगा ना, ऐसे ही नहीं चुनेंगे। तो उसके पीछे क्या कारण है? संस्कृत का मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूं कि ये संस्कृत है क्या।
आप देखिए व्याकरणात्मक दृष्टि तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप कभी सब सामान्य हैं। तो संस्कृत के लिए सबसे अच्छा है परिष्कृतम परिशुद्धम व्याकरण आदि दोष रहितम यत तत् संस्कृतम, जिसमें कोई कैसा दोष है ही नहीं, इस भाषा में कोई दोष ही नहीं है। परिष्कृतम, परिष्कृतम समझते हैं, जो बहुत शुद्ध है, जो तपी हुई एक भाषा है। परिष्कृतम परिशुद्धम, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप किसी भी चुनौती पे इसको लाइए, इसमें कहीं कोई एक बिंदु का भी अगर दोष आ जाए, अगर आज के समय में अगर आपके पास जो भी आपके पास टूल्स हैं उससे आप इसको लीजिए, अगर किसी एक बिंदु में, विसर्ग में, हलंत में कहीं कोई समस्या आपको आ जाए तो आप उसी दिन इस भाषा को छोड़ देना। परिष्कृतम परिशुद्धम व्याकरण आदि दोष रहितम यत तत् संस्कृतम, जिसमें कोई कहीं पे कैसा भी कोई भी दोष नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। इसलिए इस विषय को आपको चुनना चाहिए। और अब आपके सामने ये होगा कि आप किसमें करियर क्या होगा, है ना, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं प्रयोजन बिना बंधुअपि न प्रवर्तते। तो आप अगर संस्कृत में अगर आप जो अन्य विषयों को लेकर के कर सकते हैं, वो संस्कृत से भी हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है, मैंने स्लाइड भी बनाई थी। देखो, हाँ, ये हमारे तीन ऋषि हैं। ये कौन है? ये महर्षि पाणिनि है। पाणिनि सुना है किसी ने? पाणिनि ऋषि ने व्याकरण लिखी है, वो हम आपको आगे मिलेगा, अगर अभी तक नहीं मिला है तो। ये हमारे सब ऋषि हैं, तीन ऋषि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीन ऋषि हैं। इन्होंने संस्कृत को बनाया है। आगे चलिए। देखो मैंने कुछ बताया था, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और होगा। हाँ, ये अब पहले हम करियर पे बात कर लेते हैं कि हम संस्कृत को पढ़ के क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रशासनिक क्षेत्र समझते हैं आप कोई क्या करना चाहता है, जो अगर आप पहले 12th तक संस्कृत को पढ़ेंगे, है ना, या 10वीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके पास जो अन्य विषयों को पढ़ करके आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर टीचर बनना चाहता है तो वो टीचर बन सकता है ना। आप अगर बीए ऑनर्स संस्कृत लेते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको लेकर के टीचर तो आप जब भी बन सकते हैं, किसी भी विषय का बन सकते हैं। कोई सरकार ने कोई ऐसा तो उसमें बाधा लगाई नहीं है, कोई इसमें कि इस विषय को लेकर के आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। आप टीजीटी बन सकते हैं, आप टीजीटी बन सकते हैं। अब हम खाली शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम एक सेना में, हमारी आर्मी में एक लीजन टीचर की पोस्ट निकलती है। अगर किसी का मन होगा कि भाई वो आर्मी में जाना चाहता है कोई यहाँ पे जो आर्मी में जाना चाहता है, सोल्जर बनना चाहता हूँ, पुलिस में जाना चाहता हूँ, कोई है? किसी ने ऐसा सोचा? नहीं सोचा। आर्मी में कोई नहीं जाना चाहता। और मान लो किसी को डर लगता हो, भाई वहां तो बंदूक चलानी पड़ेगी, है ना, तो उसके लिए भी है। उसमें आप संस्कृत पढ़ के, केवल संस्कृत में है ये ऑप्शन केवल संस्कृत के अंदर है। अगर आप संस्कृत को लेंगे तो ये ऑप्शन केवल संस्कृत में है, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी विषय में नहीं है। और जितने भी वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे आपको पैर छुएंगे। क्या बनेंगे? हम धर्म शिक्षक बनेंगे। धर्म शिक्षक क्या होता है? यानी कि आप उनको मोटिवेट करेंगे। भाई सैनिक भी तो व्यक्ति है ना, वो बॉर्डर पे जाएगा तो उसको भी डर लगेगा, उसका भी जीवन है। तो उसको आप क्या करेंगे, वो आप उसको वहां पे जाके गाइड करेंगे। आपको एक प्लेस मिलेगा अच्छा रहने के लिए, सैलरी आपको बिल्कुल वही मिलेगी जो एक सरकारी अच्छे पद पे मिलती है ना। एक आप धर्म शिक्षक बन सकते हैं, केवल ये मात्र संस्कृत पढ़ के बन सकते हैं। दूसरा है अनुसंधान सहायक। आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं कहीं पर भी। इसका मैं ट्रांसलेट करूं तो अनुसंधान सहायक ये क्या होता है? मान लीजिए किसी की भाई पीएचडी करने की इच्छा है, या किसी की कोई रिसर्च करने की इच्छा है, किसी विषय को लेकर के एआई में जाना चाहते हो। एआई तो पढ़ते होंगे आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपकी वो करने की इच्छा है तो उसको भी आप कर सकते हैं।
कोई इसमें पूछना चाहते हैं? नहीं। और उसके बाद में मान लीजिए आपको कुछ भी जॉब करने का मन नहीं कर रहा है ना, कोई आपका जॉब ही करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई? कोई किसी का होता है ना, बिजनेस करने का मन होता है। अब पढ़ के कौन सा बिजनेस होगा? हमने तो देखा है कि भाई सरिया, कोई ईट, कोई कुछ, कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ ना, किसी की गाड़ियां हैं, तो उसके लिए तो पैसा होना चाहिए। नहीं, संस्कृत के अंदर अगर आप बहुत, खाली संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत का अपना एक विस्तार है, जिसमें कि हमको क्या, संस्कृत में मैथ नहीं है, ज्योतिष। अगर आप कोई ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिषी देखे हैं सबने, जो भाग्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, तो वो क्या कर सकते हैं, आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज चैनल्स में देखा होगा, है ना? तो आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्योतिष क्या करते हैं? ज्योतिषी क्या करते हैं? वो लोग, खाली लोगों का भाग्य देखना नहीं, आप एक देश को सेवा दे सकते हैं। हमारे देश में क्या होगा, विश्व में क्या होगा, कहाँ क्या युद्ध होगा, मौसम, जो आप मौसम की जानकारी ले रहे हैं, ज्योतिष से आता है। आप ज्योतिष से देख सकते हैं कि कितने मिनट पे आज सूर्य निकलेगा और कितने मिनट पे अस्त होगा, गारंटी से। इतने सेकंड, नैनो सेकंड हम बता सकते हैं। ये तो आप केवल मिनट, आर और सेकंड जानते हैं ना। संस्कृत में तो होता है कला, प्रतिकला, बहुत एक लंबी श्रृंखला है। तो उससे आप ज्योतिष को अगर पढ़ेंगे संस्कृत के, आगे चल करके पहले संस्कृत का सामान्य ज्ञान लेंगे, फिर आप अपने ज्योतिष का अच्छा एक ऑफिस खोल सकते हैं अगर जॉब करने का मन नहीं है तो। उसके बाद में फिर आप एक वास्तु क्या है कि मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए जीवन में आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे पढ़े लिखे और पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, वो टेंशन में है और वो सारा उनका अच्छा चल रहा था एकदम खत्म हो गया। तो अगर आपके जो घर में, वास्तु से क्या मतलब है कि हम अपना जो घर है वो कैसे बनाएं। मान लीजिए नहाने वाली जगह पे वॉशरूम है और सोने वाली जगह पे किचन है। अगर ये व्यवस्था हमारी घर की ठीक नहीं है, कहाँ पे ड्राइंग रूम होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, ये सब जो चीजें हैं आप लोगों को गाइड करेंगे और आपको इसका अच्छा पे मिलेगा। तो ये कब होगा? जब आप संस्कृत को ऑप्ट करेंगे और आगे जाकर के इन विषयों को पढ़ेंगे। और अब आप देखिए, योग डे कब आता है? योगा डे किसी को पता है? योगा डे कब आता है? 21 जून को आता है ना। और आप देखिए इस समय पे सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो मेंटल कंसर्न है। फिजिकल तो है ही है, एज वेल एज मेंटल कंसर्न भी पूरे वर्ल्ड वाइड ये अभी है। सबसे ज्यादा लोग, बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक, सबको डिप्रेशन होता है ना। तो वो और किसी को आप देखेंगे सबको चश्मा लगा है ना, छोटों को चश्मा लगा है। तो आप अगर योग करेंगे और आप योग के टीचर की हर स्कूल में, हर प्रोफेशन में, चाहे IITs है या कहीं पे भी आप जाएंगे तो एक योगा टीचर की उनको आवश्यकता है, उनको नीड है। और अपना खुद भी फिट रहेंगे और लोगों को फिट रहेंगे। तो वो कब होगा? ये पतंजलि ने लिखा है। मैंने आपको 3 ऋषि दिखाए थे ना, उसमें से एक पतंजलि ने योग भाष्य लिखा है। ठीक है, तो आप एक योगा टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद में कोई न्यूज में एंकर आप टीवी देखते हैं ना, उसमें कोई एंकर बनना चाहता है। अब आज तक देखते हैं, उसमें कौन एंकर आता है? कौन है? न्यूज नहीं देखते हैं आप लोग? हाँ, अंजना और कश्यप, है ना, कितना अच्छा करियर है। तो मैं खुद रेडियो चैनल पे काम करता हूँ। मैं खुद रेडियो चैनल पे, आप देखेंगे प्रसार भारती में, अगर आप जाना चाहें रेडियो में, किसी की रेडियो में, किसी की टेलीविजन में एंकर की आप अगर भूमिका निभाना चाहते हैं, वहां सेवा देना चाहते हैं, तो आप एंकर बन सकते हैं। वहां पे मेरा अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो प्रसार भारती में संस्कृत का एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप जाएंगे, आपकी वॉइस टेस्ट होगी और उसके लिए आपको संस्कृत लेनी पड़ेगी, संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, आप अपना रेडियो में जाएंगे तो आपका वॉइस टेस्ट होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे वर्क है करने के लिए। आप एडिट कर सकते हैं तो एडिट कर सकते हैं, आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रकल्प चलते हैं। और उसके बाद में आप अगर भाई मोटिवेशनल स्पीकर सब जानते क्या होता है? मैं आपको मोटिवेट ही कर रहा हूँ, ये काम भी तो कर सकते हैं ना, है ना।
मैं भी तो आपको मोटिवेट ही करने आया हूँ। किस लिए करने आया हूँ? कि हम संस्कृत को पढ़ें। और हमारे ये देश का दुर्भाग्य है कि हमको ये बताया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ो। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हमको ये कहा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ो। ये हमारा गौरव का विषय है, हमको संस्कृत को लेना ही चाहिए। अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो क्या विदेशी पढ़ेंगे? फॉरेनर्स आकर पढ़ेंगे संस्कृत को? हम ही लोग तो पढ़ेंगे ना। संस्कृत केवल कर्म कांड की भाषा नहीं है। केवल आप पंडित जी देखते होंगे, उससे वो नहीं बनते हैं। केवल संस्कृत को पढ़ने से आप जो चाहे बैंक में जाना चाहे बैंक में जा सकते हैं, आप किसी सिविल में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, आप कहीं पे भी जाना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप संस्कृत से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है आप, ठीक है। और अगर आप इसके सिवा कुछ आप ऐसा आप कुछ लग रहा हो कि भाई इसमें कुछ मिस हो गया है, कि मैं तो ये बनना चाहता हूँ, संस्कृत पढ़कर ये नहीं बन पाऊंगा, ऐसा कोई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? कोई प्रश्न है? पूछना चाहते हैं आप लोग कुछ? साइंस की फील्ड में काम आ सकता है? हाँ, अरे मैं कुछ साइंस से, मैं 12th साइंस से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा जो है साइंस साइड से मेरा 12th था। साइंस में क्या काम आ सकता है आप सोचिए। साइंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। बताइए क्या करना चाहते हैं साइंस में? मेडिकल की लाइन में जाना हाँ, है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद मेडिकल नहीं है। आयुर्वेद एम्स में आयुर्वेद का एक अलग से डिपार्टमेंट है। आप आयुर्वेद को पढ़िए, उसमें आपने जो डॉक्टर्स देखे हैं वहाँ एक आयुर्वेदिक अपनी एक ब्रांच है। पतंजलि क्या कर रहे हैं? साबुन देख रहे हैं आप पतंजलि का है? पतंजलि के सारी चीजें आती हैं। च्यवनप्राश पतंजलि का आता है। वो कैसे आता है? आयुर्वेदिक से आता है ना। जो कोई भी किडनियों के इलाज पतंजलि आज कर रहे हैं, कैंसर का इलाज पतंजलि जो हमारे रामदेव जी है वो सब कर रहे हैं। आप टीवी में देखते होंगे, है ना। तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं, आपको उसके लिए रिसर्च करना होगा। अभी तो आप केवल संस्कृत का सामान्य पढ़ेंगे, लेकिन अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये ना रखें कि हम अगर फ्रेंच लेंगे या स्पेनिश लेंगे तभी हमारा करियर बनेगा। और मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो स्कूल लाइफ में सोचते हो कि मैं फ्रेंच ले लूंगा, बी कूल, है ना। आप ये देखिए कि 1% लोग फ्रेंच में, स्पेनिश में कोई करियर बनाते हैं क्या? कोई नहीं बनाता है। स्कूल तक पढ़ते हैं बस, केवल ये सोच के कि संस्कृत काम नहीं आएगी। फिर मुझे अब मैं खुद, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फ्रेंच लिया या स्पेनिश लिया या जर्मन लिया, वो आज वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। कोई विदेश, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना लें, आप वो भी लें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लें। लेकिन हम क्या है, मैं एक वाक्य, मैं एक कार्यक्रम चलाता हूँ, आधुनिको भव संस्कृतम वद, यानी आप बीइंग मॉडल, पर आप संस्कृत भी बोलिए। आप मॉडर्न रहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कि संस्कृत को कोई और लोग पढ़ते हैं। संस्कृत एक आधुनिक विषय है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो अन्य विषयों में आपको प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है। और आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, आप थोड़ा सा करेंगे बैठ, हाँ, और ये देखिए ये क्या है। आप कोई IIT बनना चाहता है, IIT में पढ़ना चाहता है कोई, उसका देखिए संस्कृत में स्लोगन है। एक संस्कृत में स्लोगन है ना, योगः कर्मसु कौशलम। अगर संस्कृत में कोई चीज नहीं है, संस्कृत में कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो अपना ध्येय वाक्य नहीं, स्कूल के ऊपर लिखा हुआ है, योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम। और देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई यानी IIT मुंबई, उसका ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी नॉलेज ही सबसे ऊपर है। और आप देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी चेन्नई IIT क्या कह रही है? सिद्धिर भवति कर्मजा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, जिसमें अगर जो IIT है रुड़की की, वो कहती है श्रम विना न किमपि साध्यम। ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे वो अदर संस्कृत से हैं, चाहे वो IITs हैं या कोई पॉलिटेक्निक है या बीटेक है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, इवन हमारी संसद का क्या है ध्येय वाक्य? संसद सब जानते हैं, न्यायालय जानते हैं, संसद का, लोकसभा का क्या है? संस्कृत में ध्येय वाक्य है।
धर्म चक्र प्रवर्तनाय। वो जो हमारी जो संसद है, सारे कानून बनते हैं, उसमें उसका एक ऊपर लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हमारी न्यायालय हाई कोर्ट समझते हैं, हाई कोर्ट सबसे सुना होगा। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? व्हाट इज द ध्येय वाक्य ऑफ हाई कोर्ट? क्या है कि यतो धर्मस् ततो जय, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है ना। आप दूरदर्शन का देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको संस्कृत आपको ऐसा नहीं मिलेगी। और एक काम होता है, आप देखिए जितनी भी भाषाएं हैं उनमें, और एक सबसे मोटा अंतर मैं आपको बताऊं, कोई कुछ पूछ रहा था यहाँ पे, मेरे रोक दे, कोई था हाथ उठाया था नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं संस्कृत में और अन्य भाषाओं में आपको एक बहुत अच्छा अंतर बताऊं। आप ये देखिए, संस्कृत को आज के समय में जो कंप्यूटर के लिए यूज किया गया है, जो कंप्यूटर है, जो एआईज है, उसमें कंप्यूटर की भाषा को सबसे यूजेबल माना है कि और भाषा संस्कृत के आसपास भी नहीं है। आप देखिए कि आई नो, नो की स्पेलिंग क्या होती है? एक और नो होता है, नो होता है ना। अब ये देखिए, अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इसको डालेंगे आई नो, तो वो नो भी देख सकता है, मैंने जानना, और नो माने नहीं। प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर की तो प्रोग्रामिंग तो अलग ही चलेगी, C++, जावा जो भी है वो तो मशीन लैंग्वेज रहेगी, लेकिन इंटरफेस तो हम कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं ना। आप देखिए कि मैं कहता हूँ कि आई एम वर्किंग, या ऐसे करते हैं कि ते पठिष्यन्ति, कोई संस्कृत जानता है? प्लूरल आप कम शब्द में बहुत ज्यादा बात कह सकते हैं, केवल क्रिया को देख करके आप बता सकते हैं कि कर्ता बहुत सारे हैं, है ना। ऐसी किसी और लैंग्वेज में व्यवस्था नहीं है। आप पहले आर भी लगाएंगे, उसमें वर्ब भी लगाएंगे, तब वॉइस का वॉइस करना होगा। लेकिन केवल पठिष्यन्ति से आप ये बता सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, आप ऐसा मन में अभी भी आ रहा हो कि हम संस्कृत को ना लें, या आपके जो ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे पेपर में, आपको कुछ उसमें एमसीक्यू बेस से आप पास होंगे उसमें, ठीक है। किसी को अगर कुछ और पेपर से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं, नहीं फिर हम एंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सभी को।